इसमें पॉलिटी का आगे का देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 मतलब 52 से 62 तक राष्ट्रपति है और 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक पद पर होने 64 बताता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक पद पर होने के नाते दूसरे पद पर रहना पदेन कहलाता है। कभी राज्यसभा के सभापति के रूप में चुनाव नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। चुनाव होता है उपराष्ट्रपति के रूप में और शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, लेकिन चुनाव राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं होता, चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलते हैं 4 लाख रुपए प्रतिमाह। आर्टिकल 65 यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, काम करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 65 के तहत ही जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और लाभ के पद पर न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया न हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्यसभा में 12, लोकसभा में तो अब है नहीं, लोकसभा में राज्यसभा में 12 हैं, वो भी भाग लेंगे। और भारत के मूल संविधान में इस बात का उल्लेख था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों ही सदनों के सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। अब इसको 11 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966 के द्वारा प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। इसमें मतों की गणना की जाती है, मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। इसमें मतों की गणना की जाती है, मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। मतलब जो दूसरा चुनाव, दूसरी वरीयता है, उसका इसमें कोई महत्व नहीं है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष पुनः चुनाव यथाशीघ्र कराए जाएंगे। 6 वर्ष के लिए नहीं, 6 वर्ष के लिए प्रावधान किसमें है? राष्ट्रपति और पंचायती राज में। पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाएंगे। बाकी सभी के चुनाव कब कराए जाएंगे? यथाशीघ्र कराए जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कब कराया जाएगा? यथाशीघ्र। और राष्ट्रपति और केवल राष्ट्रपति और पंचायती राज के चुनाव हैं वो 6 माह के भीतर कराए जाएंगे। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो पुनः पूरे 5 वर्ष के लिए कराए जाएंगे। बाकी सभी चुनाव जो होते हैं वो शेष अवधि के लिए कराए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। यदि प्रस्ताव सामान्य 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। यदि लोकसभा इसे अपनी सहमति दे दे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ भी नहीं लाया गया है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। कोई भी नागरिक एक से अधिक बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, ठीक है, न कि राज्यसभा के सभापति की। और जो शपथ का वर्णन है किसमें है? 69। हाँ, और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है? 60 में। राष्ट्रपति की शपथ 7, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 और राज्यपाल की शपथ 150। इन 3 अधिकारियों की जो शपथ है वो अनुच्छेदों में है। बाकी सभी की जो शपथ है वो अनुसूची में दी गई है। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। दूसरी में वेतन भत्ते हैं, तीसरी में अनुसूची में। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान उपराष्ट्रपति प्रदीप धनखड़।
महत्वपूर्ण तत्व। उपराष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनता है। आर्टिकल 71। हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव जो हैं उनके विवाद हैं वो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावकों अनुमोदकों की संख्या 20-20 होती है। राष्ट्रपति में 50 होती है, उपराष्ट्रपति में 20 होती है। ये मतदाता होते हैं। जमानत राशि 15,000 है और राष्ट्रपति की भी 15,000 है। जमा RBI में होती है। डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करने पर जमानत जब्त कर ली जाती है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है। भारत के ऐप से उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, BB गिरी और भैरों सिंह शेखावत। राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव के लिए ये दिया था, राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया था। और BB गिरी तो चुनाव जीत गए थे, किससे? नीलम संजीव रेड्डी से। और अगले चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध बने थे, लेकिन भैरों सिंह शेखावत जो हैं वो प्रतिभा पाटिल से चुनाव हार गए थे। आज तक 3 निर्विरोध उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा और M हिदायतुल्ला। ये 3 निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने। कौन कौन? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले हैं, उनको तो, लेकिन एक जो राष्ट्रपति हैं निर्विरोध वो एक ही है, नीलम संजीव रेड्डी। और उपराष्ट्रपति हैं वो 3 हैं। कौन कौन है? पहले हैं आपके शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे हैं शंकर दयाल शर्मा और तीसरे हैं M हिदायतुल्ला। इनकी वैल्यू है क्योंकि राष्ट्रपति भी बने थे। M हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा और राधाकृष्णन 3 निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने हैं। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, कृष्णकांत का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। और उधर 2 राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं है। वह सारे कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में काम करता है, लेकिन उपसभापति उपराष्ट्रपति नहीं बनता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्य: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। उपराष्ट्रपति के कार्य: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जो उपराष्ट्रपति के कार्य हैं वो सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये हमेशा ही काम रहेगा इसका। दूसरा है काम टर्म प्लान पर है। जैसे जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, नहीं तो हमेशा तो राज्यसभा का पदेन सभापति कर ही रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BB गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन। भारत के भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, उनका तो कोई यही नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। और बाद में द्रौपदी मुर्मू, कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम के बाद के ये तीनों हैं वो उपराष्ट्रपति नहीं बने। अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। अब बीच के जो हैं वो FNJ से याद रखना: फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। 3 हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। 3 राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बाकी सभी रहे। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद: भाग 5 अनुच्छेद 74 से 78 में है। 74 क्या बोलता है कि केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा 74(1) और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी 75। प्रधानमंत्री होगा 74(1) और प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री होगा 74 और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी 75।
42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार के भेजने की शक्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार को भेजने की शक्ति दी गई। मंत्रिपरिषद की सलाह व जांच के दायरे में, मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो जांच के दायरे में नहीं आती है, ये गोपनीय रहती है। और 74(2) में मंत्रिपरिषद की सलाह को गोपनीय रखा जाएगा, ठीक है। 75(1) राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और लोकसभा का अध्यक्ष चयनित होता है। 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से 75(1) जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं। 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 75(1) जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 91 से 75(1) जोड़ा गया और कहा कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री 15% हो सकते हैं। 91 न्यूनतम मंत्रियों की संख्या के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री सहित कुल 82 मंत्री, कुल अधिकतम मंत्री 82 हो सकते हैं, 15%। 91 75(2) प्रधानमंत्री व मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। और 75(3) केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मंत्री है। 75(4) प्रधानमंत्री व मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री मंत्री की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री पद की नहीं। इनको प्रधानमंत्री और मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री या मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। राष्ट्रपति 76 राष्ट्रपति केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादियों की नियुक्ति करेगा। और 77 है राष्ट्रपति केंद्र के मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम तैयार करेगा। मंत्रियों के विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है और कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाता है। विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को उचित सूचना उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री के कार्य: केंद्र में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करना, केंद्र के मंत्रियों का त्यागपत्र लेने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, केंद्र में राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना, केंद्र में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति को संसद के सत्रों को आहूत करने व सत्रावसान करने की सिफारिश करना, नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी पीएम करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी पीएम करता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करना, लोगों के कल्याण हेतु लोक नीतियों का निर्माण करना। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 17 वर्षों तक कार्य किया। पीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर बने नए राज्यों के गठन का ऐलान कर दिया। प्रथम भाषा आयोग कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया (जेबीपी) की एक समिति का गठन किया गया।
और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन का इनकार कर दिया। संविधान लागू होते समय राज्य की 4 श्रेणियाँ थीं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन किया गया। 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। KM पन्नेकर तथा हृदयनाथ कुजरू इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। 1955 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया। इस प्रतिवेदन के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 1 नवंबर 1956 को यह संविधान लागू करते हुए इस समय 14 राज्य हैं, 14 और 6 UT बनाए गए। चंपाकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य बाद में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत आरक्षण को समाप्त कर दिया। चंपाकम दोरायजन लेकिन प्रथम संविधान संशोधन से 15(4) और 16(4) जोड़कर जातिगत आरक्षण प्रारंभ कर दिया। चंपाकम मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका की समीक्षा से रोकने के लिए 1951 में अंतरिम संसद का प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, जिससे नवी अनुसूची जोड़ी गई। अंतरिम संसद द्वारा यही एकमात्र संविधान संशोधन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिम संसद द्वारा 1951 में अंतरिम संसद द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया तथा नवी अनुसूची जोड़ी गई। अंतरिम संसद द्वारा यही एकमात्र संविधान संशोधन किया गया था। अब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मांगले ने 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालय ने इस चुनौती को खारिज कर दिया। चंपाकम दोरायजन में आरक्षण खत्म किया और शंकरी प्रसाद जो थे उसमें पहली अनुच्छेद को चुनौती दी गई, लेकिन संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब सही है। पंडित नेहरू को भारत में नियोजन तंत्र, सार्वजनिक उद्यम एवं IIT IIM का जनक कहा जाता है। 1 जनवरी 1948 को नेहरू सरकार ने कश्मीर मुद्दा UNO में उठाया और 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। 29 अप्रैल 1954 को नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य 1958 में बेरूबारी क्षेत्र को लेकर नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच नेहरू मून समझौता हुआ। बेरूबादी 1960 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत का कोई भी क्षेत्र अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन करके अन्य देश को दिया जा सकता है। 1948 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पाक विस्थापित की सहायता हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना हुई। वर्तमान में इस कोष से राष्ट्रीय विपदाओं में सहायता की जाती है। प्रधानमंत्री इस कोष का पदेन अध्यक्ष होता है। सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार करने के लिए 1962 में पंडित नेहरू द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल इसी कारण लगाया गया। 1962 में, ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल इसी कारण लगाया गया। 1962 में ही चीन की हार के बाद राष्ट्रीय रक्षा कोष की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इस कोष का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंडित नेहरू को पंचशील व गुटनिरपेक्ष नीति के तहत भारत की विदेश नीति का जनक माना जाता है। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो गया। इसके बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। हालांकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। शास्त्री जी के निधन के बाद भी नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। वे देश के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 राजभाषा अधिनियम 1963 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के राजभाषा आयोग की है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1965 के कच्छ रण क्षेत्र को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1965 उस समय अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ की अध्यक्षता में भारत सरकार के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उस समय ताशकंद सोवियत संघ का हिस्सा था। आज ताशकंद उज्बेकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के विजित क्षेत्र को पाक को लौटा दिया।
1965 में 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके तहत कई भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। देश में एक प्रधानमंत्री जिनकी ये देश के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेशी धरती पर हुई। वर्तमान में 284 भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी 1966 से 77 और 80 से 84। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिए। कम से कम 5 सदस्यों की संविधान पीठ बनती है, वो कम से कम 5 के रहते। गोलकनाथ में कितने थे? 11। और केशवानंद भारती में सबसे बड़ी पीठ थी 13 की, और दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी गोलकनाथ में 11 की। अध्यक्ष सुब्बा राव थे। संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे रुस्तम कबासी बनाम भारत संघ मानव 1970 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। 39C राज्य संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। इसी कारण 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की रोक लगा दी। मूल संविधान के अनुच्छेद 291 में राजा महाराजाओं के प्रीवियस पेंशन व उपाधियों के अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया। माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और 1970 में 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इससे 13(4) जोड़कर संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया। अब ये याद रखना है कि जो 368 का ये काम किया गया, वो गोलकनाथ बनाम जो 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ था, उसमें ये सब कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं, ये सब 368 में की विधि और ये करता है, विधि में और 368 में कोई अंतर नहीं है। तो ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए 1970 में। इसमें 13(4) जोड़कर संविधान संशोधन के विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। ठीक है, पहले जो कर दिया था कि नहीं अनिवार्य कर दी, 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अनिवार्य कर दिया था, 24 में से किया था। और फिर इन्होंने 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अनिवार्य कर दी और 368 में संशोधन करके संविधान संशोधन विधेयकों की राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। किससे? 24 में से। ठीक है, और 42 में से सभी की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। 44 में से एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई, केवल संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। और 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 से 31C जोड़ा गया। 31C जोड़ा गया और 39B को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। 1971 में 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 291 और 362 समाप्त कर दिए गए। इसके द्वारा राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1972 में ठीक है, कुछ भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 24 अप्रैल 1973। 24वें, 25वें, 26वें और 29वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 24 में से क्या था कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। 25वें में क्या था कि 31C जोड़ा गया और 39B और C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी। ठीक है, और 26वें में क्या किया गया कि राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। और 29वें में क्या? भूमि सुधार कानून थे। ठीक है, तो सुनो, 24वें, 25वें, 26वें और 29वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को न्यायालय में चुनौती दी गई। इस न्यायालय में निम्नलिखित निर्णय दिए गए। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। ये आधारभूत संरचना पहली बार निर्णय दिया गया। और 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है, लेकिन यह प्रावधान भविष्य के कानूनों पर ही लागू होगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस पीठ में 13 न्यायाधीश थे, जो अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। इस पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया था।
इसके अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? SM सीकरी। गोलकनाथ में कौन थे? सुब्बा राव। और इसमें कौन थे? SM सीकरी। 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय आया था। ग्रीनविल ऑस्टिन ए, मतलब ये ही ए ने क्या कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। अभी ग्रीनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक वर्किंग ऑफ इंडिया में 1960 से 70 के दशक तो भारतीय व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का युग बताया है। और पाकिस्तान युद्ध कब हुए थे? 1949, 65, 71। और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962। आपातकाल कब कब लगा? 1962, 1965, 75। 62 में चीन युद्ध और 65 में पाकिस्तान युद्ध, 1971 में आंतरिक अशांति। बाद के दो में प्रधानमंत्री कौन थी? बाद के दो में इंदिरा गांधी, और पहले में चीन युद्ध में ये अपने जवाहरलाल नेहरू। और पहले में जो राष्ट्रपति थे 1962 में राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे में थे दूसरा 1965, और तीसरे में फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसको देखना है 1965 में राष्ट्रपति कौन थे। तो अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक संधि हुई। चकमा शरणार्थियों को लेकर तीसरा युद्ध हुआ। याहिया खान उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु या बांग्लादेश का पिता जनक कहा जाता है। जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति थे, ठीक है। 18 मई 1974 को भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ। 18 मई 1974 में भारत बांग्लादेश के बीच गांव की अदला बदली हुई और भूमि समझौता हुआ, LBA। 15 अगस्त 1975 में बांग्लादेश में एक सैनिक विद्रोह में उठे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, जिसे 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक का दिवस के रूप में मनाया जाता है। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, और 2A के तहत भारत का पहला शहर राज्य सिक्किम बनाया गया। 1975 में 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ये 75 में हुआ, ये 1976 में हुआ, अच्छा 75 में हो गया। 2A को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 371F नया अनुच्छेद जोड़कर सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी में आपातकालीन विस्तार का वर्णन किया गया है। 38वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों को न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर कर दिया। 39वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से अनुच्छेद 71 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई संसद में एक समिति करेगी। अप्रैल 1973 में वरिष्ठता की परंपरा को छोड़कर अजीत नाथ को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ADM जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1975 बाद में आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को रद्द करने का निर्णय दिया गया। इससे हेवियस कॉर्पस बाद के नाम से भी जाना जाता है। 1976 में कांग्रेस द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया। इसमें कुल 12 सदस्य थे। इस समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें प्रावधान किए गए प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए। 32A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़कर केंद्रीय विधियों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। 32A 316 में संविधान करके यह प्रावधान किया गया कि सभी 316 नहीं 31C में संशोधन करके DPSP मूल अधिकारों को प्राथमिकता दे दी जाएगी। 39 में 39F जोड़ा गया। 39A 43A 48A नए DPSP जोड़े गए। भाग 4A 51A
नामक नया अनुच्छेद जोड़कर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 74 में संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कर दिया। 139A नामक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि एक ही प्रकार के मामले दो या दो से अधिक हाईकोर्ट के विचाराधीन होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पास मंगवाया जाएगा। और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया। 1976 में हुआ था, तो ये फिर अगले में 74 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फिर से 5 वर्ष कर दिया। अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 144A नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी केंद्रीय व राज्य कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया जाएगा तथा निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे। संवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बांटा नाप तोड़, इनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रखा गया। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं और जनवरी 1980 में देश में पुनः प्रधानमंत्री बनी। 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। 1984 में सियाचिन की पुनः प्राप्ति के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग बना, जिसका नाम सरकारी आयोग रखा गया। इसमें बी शिवराम, M.R. सेन, रामा सुब्रमण्यम इसके सदस्य थे। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 मोरारजी देसाई के समय में हुआ। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 1984 में ब्लू स्टार पूछा गया था ना। 1984 में अमृतसर में के स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ब्लू स्टार ऑपरेशन में सिख आतंकवादी मारे गए थे और सिख गार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी। 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस। मोरारजी देसाई 1977 से 79। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 में पहली कांग्रेसी सरकार बनी और नीलम संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कहा जाता है। इंदिरा गांधी का प्रभाव होने के कारण इसे इंदिरा संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इस संशोधन में 58 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई के काल में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जो दूसरा सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसके अनुसार निम्नलिखित संशोधन किए गए। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। 19(1)(f) हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में से समाप्त किया गया। और 300A में नए अनुच्छेद के रूप में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 38 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा। 71 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करेगा। 74 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। ठीक है।
वो उन्होंने 6 वर्ष किया था, इन्होंने 5 वर्ष कर दिया। अनुच्छेद 352 में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाए जाने का, सशस्त्र विद्रोह तथा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान किया गया। 9वीं अनुसूची से कुछ कानून हटाए गए। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, मतलब चौधरी चरण सिंह के चरण लोकसभा में नहीं पड़े। राजीव गांधी 1984 से 89। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नवंबर 1984 में सिखों के विरुद्ध हुए दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग और सीकरी आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50% से अधिक वोट व 413 सीटें प्राप्त हुई। इसी कारण राजीव गांधी को देश का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहा जाता है। और मोहम्मद अहमद खान बनाम साहब 1985 मामले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण भत्ता के अधिकार को स्वीकार किया गया और इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 1/3 से अधिक सांसद यदि विधानसभा दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं होगा, अर्थात उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और 1950 से 85 तक दल बदल पर कोई रोक नहीं थी, है ना। 1985 में लाया गया दल बदल। 1985 पहले कुछ भी कर लो, अभी 1985 में लाया गया कि 1/3 से कम करते हो तो तुम्हारे सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अभी 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। इससे यह प्रावधान किया गया, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया और उससे ये प्रावधान किया गया कि 2/3 से कम करते हैं तो फिर वो ये होगा, उनके रद्द हो जाएगा। 2/3 से अगर कम करते हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, जो दल बदल है वो मान्य नहीं होगा। 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जयवर्धने के बीच गांधी जयवर्धने समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय शांति सेना IPKF श्रीलंका भेजी गई और भारतीय सेनाओं ने वहां ऑपरेशन पवन चलाया। 1988 में मालदीव के लिट्टे आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। बोफोर्स तोप घोटाले के बीच कैक्टस, मालदीव, पवन श्रीलंका और ब्लू स्टार जो ये थे आतंकवादी आ गए थे, इसमें दिल्ली में उनको हटाने के लिए ये किया गया था। बोफोर्स तोप घोटाले के बीच जांच हेतु 1987 में पहली बार बी शंकरानंद की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की गई। 1989 में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 1989 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु 64वां और 65वां लाया गया था, लेकिन ये हो नहीं पाया और लोकसभा भंग हो जाने के कारण दोनों विधेयक समाप्त हो गए। इसीलिए राजीव गांधी 64 और 65 एक कम था, 73 74 हैं और उससे पहले 9 कम है, 9 73 74 और एक कम है, 10 कम कर दो, ठीक है। इसीलिए राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। 1989 में लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर जनता दल के BP सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। BP सिंह सरकार द्वारा अगस्त 1990 में मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। 1990 में ही कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर के नेतृत्व
के गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सोना गिरवी रखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए। इससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति कहा जाता है। इसे अर्थव्यवस्था में राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। नवंबर 1992 में इंदिरा साहनी बाद में निर्णय दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या की जांच जैन आयोग ने की और बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की जांच लिब्रा आयोग ने की। जुलाई 1993 में बम्बई की ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए, इसकी जांच श्री कृष्णा आयोग द्वारा की गई। 1992-93 में भारत में अपनी बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के विदेश नीति के संदर्भ में पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया गया। मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई। इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी, मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई। 1992-93 में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1992-93 में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विदेश नीति के अंतर्गत पश्चिम की ओर देखो नीति का अनुसरण किया। 1996 में वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। वे 13 दिन तक ही पीएम पद पर रहे। 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। 1997-98 के बीच इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। इन्होंने गुजराल सिद्धांत चलाया। 1996-98 के बीच इंद्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री थे। गुजराल ने विदेश मंत्री के रूप में पड़ोसी देशों के साथ पहल करके जो मधुर संबंध स्थापित किए थे उसे गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। मोदी ने नेवर फर्स्ट नाम दिया, पड़ोसी पहले। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। वाजपेयी कुल 3 बार पीएम बने, 1996, 98 फिर 98 और 11 व 13 मई 1998 को भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए। 18 मई 1976 को पहला हुआ था और 11 मई 1976 को पहला और 11 मई 1998 को दूसरा। पहले पोखरण में हुआ था, है ना, और दूसरी बार पहला पोखरण में हुआ था और इसका जो स्माइलिंग बुद्धा था। फरवरी 1999 में वाजपेयी ने बस द्वारा पाकिस्तान की यात्रा की और लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। जुलाई 1999 में कारगिल क्षेत्र को लेकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच सेना में झड़प हुई थी और कारगिल की पुनः प्राप्ति हेतु भारत सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। 26 जुलाई को विजय दिवस या कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1961 में गोवा दमन द्वीप की पुनः प्राप्ति हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कुल 11 सदस्य थे। इस आयोग की सिफारिशों पर 86वां और 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए। बस 2003 में 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। इसके अंदर मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया तथा दल बदल के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि यदि दल बदल मतलब अधिकतम 15% 82 और दल बदल 2/3 से अधिक सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, लेकिन 2/3 से कम सदस्यों के दल बदल करने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 31 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। इसके बाद पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। केंद्र की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 केंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्र में मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें 3 प्रकार और 4 स्तर के मंत्री होंगे: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री यह अपने विभाग का प्रमुख होता है। यह अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, अपने निर्णय के प्रति स्वयं उत्तरदायी होता है। यह किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। यह अति महत्व का विभाग संभालते हैं। ठीक है।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। ये अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। यह अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। यह कम महत्व के विभाग संभालते हैं, इसलिए उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा। अगर ज़्यादा महत्व का विभाग है तो कैबिनेट मंत्री रखा जाएगा उसमें। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्य मंत्री यह किसी भी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों की सलाह हेतु नियुक्त किए जाते हैं। उप मंत्री यह सबसे निचले दर्जे के मंत्री होते हैं और यह अन्य मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इस संविधान को 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया और मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल 352 में भी किया गया है। 44 में से जोड़ा गया मंत्रिमंडल को। 352 में एक जगह किया गया। मंत्रिमंडल को केवल मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। भारत के मूल संविधान में केंद्र की मंत्रिपरिषद के निश्चित आकार का कोई उल्लेख नहीं था। 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से केंद्र सरकार का आकार निश्चित किया गया और कहा गया कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं। न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री सहित कुल 83 मंत्री हो सकते हैं। संसदीय सचिव नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा। शपथ प्रधानमंत्री। कार्यकाल प्रधानमंत्री के बरसात पर्यंत और त्यागपत्र प्रधानमंत्री को। 1951 में संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रारंभ की गई। इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री का भाग नहीं होता। यह मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है। इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। वर्तमान में कोई संसदीय सचिव नहीं है। जब 2 या अधिक दलों की गठबंधन की सरकार बनती है तो सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी देने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल के प्रकार यह संविधान में उल्लेख नहीं है। पहला है वॉर कैबिनेट या युद्ध मंत्रिमंडल। यह ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। जब ब्रिटेन में युद्ध होता है तो वास्तविक मंत्रिमंडल को भंग करके विपक्षी दलों को भी शामिल करके एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाता है जो सरकार को युद्ध के लिए सलाह दे सके। शैडो कैबिनेट या नकली या छाया मंत्रिमंडल, यह ब्रिटेन की विशेषता है। वर्तमान मंत्रिमंडल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह शैडो मंत्रिमंडल दिखाता है कि यदि विपक्षी दलों की सरकार होती तो वह कैसे कार्य करते। यह हरियाणा राजस्थान में देखने को मिलता है। किचन कैबिनेट रसोई मंत्रिमंडल। इंदिरा गांधी ने एक बार इसका गठन किया था। इसमें मित्र विश्वास पात्र लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री को सलाह दे सकें। इसमें मंत्रिमंडल से भिन्न लोग भी हो सकते हैं। इसे ही किचन कैबिनेट कहते हैं। इसमें संविधान का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 74 में प्रधानमंत्री होगा। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 76 में महान्यायवादी। 77 में राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा। 74 प्रधानमंत्री होगा। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। 76 महान्यायवादी। 77 राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में चौधरी चरण सिंह लोकसभा नहीं गए, तो मतलब चरण लोकसभा में नहीं पड़े, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो संविधान में कहीं भी कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। मंत्रिपरिषद इक्वल टू कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्लस सभी शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल केवल 352 में उल्लेखित है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए। और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। कार्य केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। केंद्र की सरकार का विभिन्न न्यायालय में पक्ष पेश करना। केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। केंद्र की सरकार का विभिन्न न्यायालय में पक्ष पेश करना।
और महान्यायवादी संसद के दोनों ही सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है 88, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है, संसद द्वारा नहीं। महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा नहीं। वो सरकार का आदमी है, मतलब राष्ट्रपति, संसद विधायक का है, उससे महान्यायवादी को कोई लेना देना नहीं है। वो केंद्र सरकार की मदद करेगा। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल अभी कौन है देखने पड़ेंगे। और महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। दोनों सदनों में भाग ले सकता है 88, दोनों एक दूसरे से मिलिट्री। महान्यायवादी किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है और न्यायालय में उपस्थित तो होगा ही वो, और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, मतदान नहीं करेगा और किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है।